तो हेलो दोस्तों, इस बार हम करने वाले हैं 9th का जो 4th चैप्टर है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इसके बारे में हम करने वाले हैं। ओके, एक मिनट। यस, हेलो, या हाँ बोलो ना। अरे हाँ, निकल गया हूं मैं। हाँ बाइक पे ही हूँ। हाँ, आलू लेना है, भिंडी लेना है और करेला लेना है, राइट। हाँ सही है। नहीं, बैंगन नहीं लूँगा। बैंगन लेना पागल हूँ? बैंगन लूँगा मैं? बैंगन नहीं लेना। क्या क्या नहीं लेना उसकी भी लिस्ट बनाई है मैंने। हाँ बेबी, हाँ ठीक है। अरे लेक्चर में हूँ। अच्छा, इशारे में बोल दूँ? ठीक है। समझ गया ना? ठीक है, चलो बाय। यार ये बड़ा पंगा है यार, मतलब शादीशुदा आदमी की जिंदगी समझ सकते हो आप कैसी हो सकती है, तो समझो कुछ वैसी है मेरी। ओके, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर अपने एटम के बारे में। यहाँ पर हम शुरू करते हैं एग्जैक्टली एटम क्या होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट इनविजिबल, indivisible and indestructible part of matter। तो यहां पर समझ लो एग्जैक्टली एटम क्या है। सबसे छोटा, जिसको देखा नहीं जा सकता नेकेड आई से, जिसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तोड़ा नहीं जा सकता, इतना छोटा है कि आप ब्रेक नहीं कर सकते, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऐसा, ठीक है, पार्टिकल, किसी भी मटेरियल का ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है, तो वैसे हमारा जो मतलब उस टाइम की स्टार्ट की जो थ्योरी थी, उस टाइम उसके हिसाब से एटम सबसे स्मॉलेस्ट चीज मानी जाती थी। हाँ, हालांकि आगे जाके उसमें और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स और फिर उसके भी सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स आ गए। वो सब हम चीजें आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम एटम की बात करें अगर, तो एटम क्या है? इट इज, ठीक है, हमारे 9th के हिसाब से इट इज द स्मॉलेस्ट इनविजिबल, इंडिविजिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल पार्ट ऑफ मैटर। ठीक है, अब यहां पर एटम को थोड़ा सा और साइंटिफिक तरीके से और थोड़ा समझे तो क्या है, आपने मटेरियल्स या मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में एज एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, है ना। तो एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट के स्मॉलेस्ट एंटिटी को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। सो दिस इज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द स्मॉलेस्ट बेसिक और फंडामेंटल एंटिटी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एंटिटी यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट कह सकते हो आप। तो एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या कहते हैं? हम एटम कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होता है, राइट। तो यहां पर सपोज हमने ले लिया सोडियम, है ना, ये Na उसी का सिंबल है। तो सोडियम का एक सैंपल लिया, तो इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जिससे ये पूरा यूनिट, पूरा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ना। तो इसमें ये छोटे छोटे लड्डू वाले पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे? दीज आर कॉल्ड, इसके एक एक पार्टिकल्स को आप क्या कह सकते हो? सोडियम के एटम्स, है ना। सोडियम का साइंटिफिक नेम नाइट्रियम है, उसी से ये सिंबल बना है Na, राइट। तो ये हो गया सोडियम का एटम्स। ओके, ऐसे ही आप कोई और ले लो, मान लो कि आपने गोल्ड का एक समझो बिस्कुट ले लिया, या एक गोल्ड का क्यूब जैसा स्ट्रक्चर ले लिया। तो गोल्ड का सिंबल है Au, राइट। तो यहां पर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो आप यहां पर देखोगे वो क्या रहेगा? दैट विल बी ऑफ गोल्ड एटम, है ना। वो Au के एटम्स होंगे। समझ लो ये बात को। एटम क्या है? किसी भी एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट वाला एंटिटी है, जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल उस एलिमेंट जैसी होगी, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एटम कहते हैं, राइट। अब थोड़ा डेफिनेशन में उसके हिसाब से हाई लेवल के डेफिनेशन में जाओगे तो यही होगा कि द स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट फंडामेंटल एंटिटी ऑफ एलिमेंट हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। ये बात को समझ लो, ठीक है। इसके बाद एटम जो है वो कैसा दिखता है? यहां पर देखो, हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है कि एटम का स्ट्रक्चर
कैसे कैसे, मतलब क्योंकि ये इतना छोटा है कि हम नेकेड आई से क्या, हम इसको नॉर्मली किसी इंस्ट्रूमेंट से देख नहीं सकते, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कि हाँ इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है, अभी फिलहाल तक तो नहीं देख सकते, है ना, कि ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये रहा न्यूक्लियस, ऐसे नहीं देख पाएंगे हम, इतना छोटा है ये एटम, राइट। तो यहां पर हमको एग्जैक्टली एटम के बारे में पता कैसे चला, तो ये बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए, साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्चेस किए और जिसके बाद एटम का स्ट्रक्चर सामने आया। तो हमको वही सब अटेम्प्ट्स देखने हैं। थॉमसन का मॉडल है, यहाँ पर रुदरफोर्ड्स मॉडल है, बोर्स एटॉमिक थियरी है, ये सब कुछ है। हालांकि इतना डिटेल में नहीं जाना हमको, पर फिर भी काफी कुछ हमको आइडिया यहां पर लग जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं ये चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, इसमें हम काफी मतलब एटम एग्जैक्टली प्रेजेंट डे में हमको क्या क्या पता है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम यहां पर, है ना, तो यहां पर हम चैप्टर थोड़ा सा उल्टा जाएंगे। हम पहले ही जो स्टार्ट से रिसर्च हुआ वैसे नहीं, हम आज का एटम क्या है वो देखेंगे, उसके बाद फिर हम, ठीक है, आगे जाके फिर हम उसके बारे में देखेंगे एग्जैक्टली कौन सी थियरीज थी, राइट। तो यहां पर एटम के शेप की बात करें तो एटम का शेप होता है स्पेरिकल, राइट। स्पेरिकल यानी क्या, गोलाकार। और एटम के सेंटर को क्या कहा जाता है, एटम के सेंटर को कहा जाता है न्यूक्लियस। किसने बताया था, ये रुदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस का डिस्कवरी रुदरफोर्ड के नाम पे जाता है, ठीक है। तो वो देखेंगे हम, एटम के सेंटर को न्यूक्लियस कहा जाता है और न्यूक्लियस के अराउंड में कुछ ऑर्बिट्स होते हैं। अब बताएंगे भाई इस ऑर्बिट्स में क्या होता है वो हम देखेंगे, पर फिलहाल ये समझ लो एटम के सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं, उसके अराउंड में कुछ ऑर्बिट्स हैं, मतलब पाथ है, अब वहां पे कुछ चीजें घूमेंगी, रिवॉल्व होंगी, नॉल, वो सब देखेंगे। फिलहाल एटम के अंदर देखो, हमने यहाँ पे क्या बोला, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मतलब ऐसा लगता है कि इससे छोटा कोई पार्टिकल नहीं हो सकता, पर आगे जाके रिसर्चेस हुए और पता चला कि नहीं भाई, एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स हैं। हाँ भाई, हैं तो हैं, हम क्या कर सकते हैं। एटम के जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम के अंदर हैं, दे आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एटम्स, क्या कहते हैं इनको, दे आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन से हैं भाई, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं, यस। पहला है न्यूट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन्स और तीसरा है इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये एटम के अंदर ये वाले पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। कहां पे लोकेशन है एटम के अंदर वो देख लेते हैं। इसमें जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, ठीक है, ये बात समझ लेना। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है दे विल बी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, और क्योंकि ये लोग न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, इसके लिए न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को कंबाइनली क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। इनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले ऑन्स मतलब पार्टिकल्स, है ना। तो ये टाइनी पार्टिकल जो हैं दे रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस, हेंस प्रोटॉन्स हो या न्यूट्रॉन्स हो, इनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। एंड व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं, ये जो साइड में ऑर्बिट्स हैं इसके अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द ऑर्बिट या अराउंड द न्यूक्लियस, है ना, इन वेरियस ऑर्बिट्स। तो प्रेजेंट डे के हिसाब से आप कह सकते हो कि ये बिल्कुल सोलार सिस्टम की तरह है, बीच में सन और साइड में प्लैनेट्स, है ना, तो बिल्कुल वैसे ही है। और यहां पर ये क्या डाल दिया मैंने, ये कौन सा साइन है भाई, तो ये यानी कि चार्जेस के बारे में बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन्स, P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, और न्यूट्रॉन्स का चार्ज होता है 0, दे आर न्यूट्रल। अब चार्ज की वैल्यू क्या होती है वो देख लेते हैं। इनका चार्ज नेगेटिव होता है, पर क्या वैल्यू का, इट इज 1.6 10 - 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज -1.6 10 - 19 कूलम, यानी ये वैल्यू का नेगेटिव टाइप का चार्ज है। और बिल्कुल इसी वैल्यू का चार्ज है प्रोटॉन का, पर पॉजिटिव टाइप में, दैट इज 1.6 10 - 19 कूलम, दैट इज इन पॉजिटिव। और ये तो भाई 0 कूलम है। कूलम क्या है सर, कूलम, COULOMB, कूलम इज
द SI यूनिट टू मेजर चार्ज। 10th में पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, चार्ज को मेजर करने की जो SI यूनिट है उसको कूलम कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इनके मासेस की, ये तो हो गया चार्ज ना, इनके मासेस की अगर बात करी जाए तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का अप्रोक्सीमेटली सेम मास होता है एंड दैट इज अबाउट 1.67 10⁻⁻27 kg। ये बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम वैल्यू है, 1.67 10⁻⁻27 kg। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स के मास की, सो दैट इज इवन लेस, समझो इनसे भी और बहुत कम। ठीक है, देखो कितना डिफरेंस आएगा, 9.1। ये तो सर ज्यादा हो गया, 1.67 से ज्यादा हो गया 9.1। आगे के पावर को देखो, इंटू 10⁻31 kg। ये 10⁻27 है, इधर और डिवाइड बाय 1000 कर दो, है ना, सॉरी कितना हो जाएगा, 10⁻27, 28, 29, 30, 31, 10,000, है ना, यानी और डिवाइड बाय, इस वैल्यू को और डिवाइड बाय 10,000 करो तो जाके ये आएगा, है ना, यानी काफी छोटा होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का मास कंपेयर टू प्रोटॉन्स। मतलब आप इनको भी कंपेयर करो तो प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स का मास काफी ज्यादा है कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए ना ये कहा जाता है कि एटम के मास में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का ही मास कंसिडरेबल होता है और इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है। आप देख सकते हो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहां पर है, सेंटर में, और इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है, साइड में। और इलेक्ट्रॉन्स का मास अगर नेग्लिजिबल है तो इसलिए क्या बात कही जाती है, गिव रीजन आ सकता है कि एटम का सारा मास सेंटर में, न्यूक्लियस में लोकेटेड है। द होल मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, गिव रीजन वाई। तो आप क्या लिखोगे कि एट द सेंटर यानी इनसाइड द न्यूक्लियस टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स रिसाइड। कौन सा है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, एंड बोथ ऑफ देम दे हैव सम कंसिडरेबल मास, वैल्यू लिख देना। एंड अबाउट द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट यानी न्यूक्लियस के आसपास में जो इलेक्ट्रॉन्स है, दे हैव ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मास, सो ऑल द मास वी कैन सपोज इट टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। ठीक है, एटम का सारा मास कहां पर होता है, सेंटर में। ये बात को समझ लेना। ठीक है, और अगर हम बात करें इनके डिस्कवरर्स की, ठीक है, तो यहां पर न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था, ठीक है, न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने। चड्डी मत लिख देना एग्जाम में, चैडविक लिखना है। ओके, प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन। गोल्डबर्ग याद रखो, गोल्डस्टीन भी याद हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था सर जे थॉमसन। किसका सन, थॉम का सन। ठीक है, तो चैडविक और गोल्डस्टीन और थॉमसन, डिस्कवरर्स को याद रखो भाई, जरूरी है। और इसके बाद अगर हम बात करें इनके कुछ और नाम भी है, जैसे प्रोटॉन्स को कैनल रे भी कहा जाता है। प्रोटॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड कैनल रे। कौन सा रे, कैनल रे। और इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड रे भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड कैथोड रे। बोलना रे, कौन सा रे, कैथोड रे। ओके, तो यहां पर हमने समझ लिया एटम के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। इसके बाद हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जरूरी है भाई, बड़ा जरूरी चीज है। ओके, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो जैसे एक एलिमेंट एग्जाम्पल में ले लेता हूं, उससे ज्यादा सही रहेगा चीजों को समझना। जैसे मैं लिख देता हूं सोडियम। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स, 11 प्रोटॉन्स और नॉर्मल सोडियम में 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सो दे हैव 11 इलेक्ट्रॉन्स, 11 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स। तो अब जनरली अब एक बात समझ लेना कि किसी भी एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, हमेशा उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। सो नंबर ऑफ इन एनी एटम या एटम ऑफ एनी एलिमेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब इस बात को समझो
कि इससे क्या बात, मतलब इससे क्या फैक्ट बनेगा, इससे एक फैक्ट बनेगा कि एटम का ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा, वो न्यूट्रल होगा। कैसे न्यूट्रल होगा? ओवरऑल चार्ज जीरो क्यों होगा एटम का? क्योंकि देखो तीन चीजें होती हैं एटम के अंदर, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स का तो कोई चार्ज नहीं है, तो उससे तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब बात रही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, और दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड मैंने बताया सेम है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। एक पॉजिटिव टाइप का, एक नेगेटिव टाइप का है ना। मान लो एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को चार्ज को इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल कर देंगे ना। इफ सपोज किसी एटम में एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, +1.6 10⁻⁻19 कूलम और -1.6 10⁻⁻19 कूलम, क्या हो जाएगा, ओवरऑल चार्ज जीरो हो जाएगा। तो अब मैं ये बता रहा हूं कि किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, और दोनों का चार्ज देख लो सेम है। तो जैसे मान लो कि अगर सोडियम का प्रोटॉन्स 11 है, तो ये हो गया 11 टाइम्स ऑफ दिस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है, तो 11 टाइम्स ऑफ दिस चार्ज हो गया। दोनों अगेन क्या हो गए, इक्वल अपोजिट, ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसलिए आप याद रखो, इन केस ऑफ एनी एटम, number of proton is always equal to number of electrons, and since they have equal and opposite charges, the overall charge of atom is what, zero, because neutrons do not have any charge, right? तो यहां पर हमने एक बात तो समझ ली कि भाई प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होता है, इक्वल होता है। अब मेरे को बताना था एटॉमिक नंबर और मास नंबर। देखो क्या होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसको Z लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसी भी एलिमेंट के बारे में क्या बताता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स है, और उसी नंबर को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। जैसे एग्जांपल, सोडियम का Z का वैल्यू कितना हो गया, एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 11, क्योंकि 11 प्रोटॉन्स है या 11 इलेक्ट्रॉन्स है, उसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। एंड व्हाट इज मास नंबर? मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो एग्जैक्टली क्या होता है, मास नंबर यानी देखो न्यूट्रॉन का नंबर सेम हो भी सकता है, नहीं भी, उसका नंबर किसी से रिलेटेड नहीं है ऐसे। ठीक है, तो मास नंबर क्या है, मैंने अभी बताया कि एटम का जो भी हैवी पार्टिकल्स है जिनका कुछ कंसिडरेबल मास है, वो कौन है, न्यूट्रॉन्स है और प्रोटॉन्स है। तो मास नंबर यानी ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं उसके अंदर जो जिनका मास है ना। मास नंबर मतलब द टोटल काउंट ऑफ पार्टिकल्स विच आर हैविंग सम कंसिडरेबल मास। और किसका किसका कंसिडरेबल मास होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का। मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ले लो और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन ले लो, दोनों को ऐड कर दो, पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग सम कंसिडरेबल मास। ठीक है, तो यहां पर हम डेफिनेशन को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं एज द सम ऑफ, सम यानी क्या, एडिशन, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड that of neutrons present in atom of element is called mass number of the element। जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करें सोडियम, सोडियम के पास कितने प्रोटॉन्स है सर, 11 प्रोटॉन्स है, और कितने न्यूट्रॉन्स है, 12 न्यूट्रॉन्स है। टोटल नंबर कितना हो गया, 23। सो व्हाट इज द मास नंबर ऑफ सोडियम, इट इज 23। अब मास नंबर एटॉमिक मास से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ा क्या, बहुत डिफरेंट है, पर यहां पर आप इसको समझो, बाकी चीजें हम आगे देखेंगे। तो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। वेरियस साइंटिस्ट, थॉमसन हो गया, रुदरफोर्ड हो गया, नील बोर हो गया, ये लोगों ने कैसे एटम को का एग्जैक्टली जो आज प्रेजेंट डे स्ट्रक्चर है वो कैसे ये लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में पता लगाया, वो चीज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। और इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने एग्जैक्टली एटम का जो प्रेजेंट डे स्ट्रक्चर है ना, सेंटर में न्यूक्लियस, उसमें दो टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है अपने पहले पार्ट में। तो वो अगर आपने नहीं देखा तो वो चेक कर लीजिए चैनल पे जाके। और यहां पर हम बेसिकली जो वेरियस एटॉमिक मॉडल्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्टिंग विद थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो यहां पर थॉमसन ने एटम के बारे में क्या बताया,
थॉमसन ने ये कहा कि एटम जो है ये बिल्कुल वाटरमेलन की तरह है। क्या बात है यार, वाटरमेलन की तरह कैसे हो गया? या फिर क्रिसमस के उस केक की तरह है जिसमें नॉर्मली वो केक होता है, उसके बीच में अलग अलग ड्राई फ्रूट्स भरे होते हैं, राइट? वैसे ही कंपेयर किया है एटम के बारे में। क्या कंपैरिजन है देखो, थॉमसन ने ये बताया कि जैसे वाटरमेलन में वो पूरा रेड कलर का जो एडिबल, जो खाने वाला पोर्शन होता है ना, ऊपर का छिलका हटा दो तो जो रेड कलर का एडिबल पार्ट होता है, वैसे ही एटम भी एक स्पीयर है, एक स्पीयर की तरह स्ट्रक्चर है, बिल्कुल वाटरमेलन की तरह। जैसे उसमें रेड एडिबल पार्ट होता है, वैसे ये बना है एक बड़े पॉजिटिव चार्ज के स्फीयर से, या फिर कहो तो इट इज मेड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। और जैसे वाटरमेलन में उस रेड एडिबल पार्ट में बीच बीच में सीड्स एम्बेडेड होते हैं, जैसे उसके अंदर बीच बीच में अलग अलग लोकेशंस पे सीड्स होते हैं, उसी सीड की तरह, उन्हीं सीड्स की तरह यहां पर बीच बीच में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग लोकेशन पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये रेड एडिबल पार्ट है, जो वो खाने वाला लाल पोर्शन है, बिल्कुल वैसा ही एटम क्या है? एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। ठीक है, यानी काफी सारी चीजें यहां पर ऑलरेडी डिस्कस कर ली गई कि बताया गया कि एटम कैसा है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ये बात तो फैक्ट है ना, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस से बना हुआ है, ये बात भी फैक्ट है। लेकिन कुछ बातें यहां पर फैक्ट नहीं है, जिस तरह से यहां इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, एग्जैक्टली एटम वैसा नहीं है आज हम जैसा जानते हैं, पर काफी सारी इसमें सच्चाई बताई गई। और आप एक और चीज देख सकते हो कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो जिक्र है वो थॉमसन ने यहां पहली बार किया, यानी डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम थॉमसन को कहते हैं। ओके, तो यहां पर बिल्कुल वाटरमेलन की तरह एटम को कंपेयर किया गया। और क्या बातें बताई गई इस मॉडल में कि अब ये एग्जैक्टली मैंने आपको ये चीज तो बता दिया कि एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, है ना। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बताई गई वो ये थी कि द टोटल मैग्नीट्यूड, यानी द टोटल वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज एग्जैक्टली इक्वल टू टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब किसी भी एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज का टोटल वैल्यू ऐड कर दो और जो नेगेटिव चार्ज का वैल्यू है वो ऐड कर दो, तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। अपोजिट चार्जेस हैं तो इक्वल एंड अपोजिट हो गए। तो इसका मतलब ये है कि अगर टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर 11 है और टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज भी कितना रहेगा, वहां पर 11 होगा, जिससे ओवरऑल एटम का चार्ज क्या होगा? 0। यानी कि इस चीज से क्या साबित हुआ कि एटम्स जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? ये न्यूट्रल होते हैं, यानी इलेक्ट्रिकली ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता। ऐसा किसने बताया? थॉमसन ने। तो काफी सारी फैक्ट्स यहां पर डिस्कस कर ली गई। आप देख सकते हो कि एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, ओके, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन बिटवीन, उनके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्ज के होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, एंड द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज is always equal to total magnitude of negative charge, hence atoms are electrically neutral। ये बात एटम के बारे में थॉमसन ने इतनी बार डिस्कस करी। ओके, तो अभी हम जानते हैं कि एग्जैक्टली एटम है, काफी कुछ इसमें पॉइंट्स सही हैं, पर सारी पॉइंट्स यहां सही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसा नहीं होता, राइट। तो इसके लिए ये मॉडल जब एग्जैक्टली ये मॉडल नहीं चला या इसमें जब ड्रॉबैक्स निकाली गई तो क्या किया गया? इस मॉडल को रिप्लेस करके अब जो एक नया मॉडल, ठीक है, रुदरफोर्ड ने दिया एटम के बारे में, वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जिन साइंटिस्ट का डिस्कशन हुआ, जो साइंटिस्ट ने अपने एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया, वो थे रुदरफोर्ड। ठीक है, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके अपनी चीज को साबित करने की कोशिश करी। ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है रुदरफोर्ड्स
अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा ग्रीक लेटर अल्फा का सिंबल है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसमें रुदरफोर्ड ने क्या बताया वो देख लेते हैं। रुदरफोर्ड ने एक बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दिया इस एक्सपेरिमेंट में। देखो ये एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ठीक है, और इसमें एक थिन गोल्ड फॉइल यूज किया। दिस इज अ थिन गोल्ड फॉइल। अब हम देखेंगे इसको गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया गया, और इस गोल्ड फॉइल से एक खास तरीके के चार्ज्ड पार्टिकल्स को इसके ऊपर बॉम्बार्ड किया गया, बहुत सारे पार्टिकल्स, एंड दोज पार्टिकल्स वेयर नन अदर देन द अल्फा पार्टिकल्स। यहां पे कौन से पार्टिकल्स से बॉम्बार्ड किया गया इसके ऊपर, दैट वेयर अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स एग्जैक्टली क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो ये इस मशीन के थ्रू मान लो कि अल्फा पार्टिकल्स को इन थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर बॉम्बार्ड किया गया, और इससे गोल्ड फॉइल के अंदर जो एटम्स है उनका बिहेवियर यहां पर रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। अब ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं पहले ये समझ लो। दे आर पॉजिटिव पार्टिकल्स। कौन सा चार्ज होता है इनका, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव पार्टिकल्स। और एग्जैक्टली अगर समझो कि भाई ये मास और चार्ज के हिसाब से कितने होते हैं, तो ये बिल्कुल आज के प्रेजेंट डे के हिसाब से दे आर नथिंग बट एग्जैक्टली हीलियम न्यूक्लियाई। मतलब बिल्कुल इनका जो मास और चार्ज के हिसाब से देखो तो ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। हीलियम का न्यूक्लियस यानी क्या, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का, देखो न्यूट्रॉन्स का तो कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, प्रोटॉन्स का ही चार्ज है। इस वजह से अल्फा पार्टिकल का अगर चार्ज कहो तो कितना हो जाएगा, देखो एक प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 10⁻⁻19 कूलम, है ना, एकदम इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, लेकिन पॉजिटिव टाइप का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में और डिस्कशन है ना हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स चैप्टर में किया है, वो चीज आप चेक कर सकते हो, मैंने वहां पर डिस्कस किया है इसके बारे में, ओके। तो ये जो है एग्जैक्टली एक प्रोटॉन का चार्ज है, तो अगर यहां 2 प्रोटॉन्स है तो यानी ओवरऑल इस अल्फा पार्टिकल का या इस हीलियम न्यूक्लियाई का चार्ज कितना हो गया, इसका डबल, राइट, यानी 3.2 10⁻⁹ कूलम ये हो गया किसी एक अल्फा पार्टिकल का चार्ज। तो ऐसा अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया गया, इस थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर बॉम्बार्ड किया गया, हिट किया गया, और मतलब एकदम समझो कि हजारों की संख्या में, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को पास किया गया इस फॉइल से। वैसे ये गोल्ड का बना हुआ है और ये थिन है, और गोल्ड का ही क्यों बना हुआ है, बिकॉज वी नो दैट कि मेटल्स की मैलिएबिलिटी अच्छी होती है। मैलिएबिलिटी मतलब उसको हम पतले शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर उन मेटल्स में भी सबसे अच्छी, काफी अच्छी मैलिएबिलिटी होती है गोल्ड, सिल्वर, इन मेटल्स की, ठीक है। तो इसके लिए यहां पर हमने एल्यूमिनियम या कोई और फॉइल नहीं है लिया है, हमने यहां गोल्ड फॉइल लिया है, जिससे कि उसको बहुत पतले शीट में कन्वर्ट कर सके और एटम्स जो उसके अंदर के हैं उनके बारे में कुछ पता लग सके। क्योंकि अगर यहां पर काफी थिक अगर हमने मेटल ले लिया तो क्या होगा कि बहुत सारे एटम्स होंगे, तो फिर ये बिहेवियर ज्यादा प्रोमिनेंटली हमको विजिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर हमने गोल्ड फॉइल लिया, मैलिएबिलिटी अच्छी है, पतले शीट्स में वो कन्वर्ट हो सकते हैं। और ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन क्या करेगी, जो अल्फा पार्टिकल्स यहां से स्कैटर होके जहां भी जाएंगे उस चीज को वो वहां पर उसका स्पॉट बन जाएगा, जिससे पता चलेगा अल्फा पार्टिकल एग्जैक्टली कहां पर मूव हुए हैं, ओके। तो एग्जैक्टली ये देखा गया कि इन अल्फा पार्टिकल्स में से जो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स यहां से पास किए गए, इनमें से काफी अल्फा पार्टिकल्स यानी कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स इनमें से पास हो गए, ठीक है, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, मतलब बिना किसी डिफ्लेक्शन के, थोड़ा भी बेंड नहीं हुए, ठीक है। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स यहां से सीधे सीधे पास हुए, ठीक है। पहला ऑब्जर्वेशन ये था, मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डिविएशन, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम एटम कैसा होता है वो चीज देखेंगे, लेकिन पहले इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो देख लेते हैं। तो जो इसमें ऑब्जर्वेशंस था, ठीक है, इसमें पहला ऑब्जर्वेशन जो किया गया दैट वाज मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉइल
विदाउट एनी डेविएशन, बिना बेंडिंग के वो सीधे पास हो गए मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या किया गया, व्हाट वाज द सेकेंड ऑब्जर्वेशन इन दिस एक्सपेरिमेंट, कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो छोटे मोटे एंगल बना के और क्या हुए, बेंड हुए, थोड़े मोटे एंगल से बेंड हुए। देयर वर सम अल्फा पार्टिकल्स which got deflected through this foil by making small angle of deviation। ठीक है, अब इनका कंपैरिजन ऐसा है कि मतलब ये बहुत सारे, ये काफी सारे, समझो कि मोर देन 99% कह सकते हो आप, इतने सारे अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहां पर थोड़े मोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड by small या by making small deviation from their straight line path। तो थोड़ा छोटा मोटा डिविएशन से ये लोग बेंड हुए, ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन था, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स। और तीसरा ऑब्जर्वेशन जो यहां पर, और मतलब कहो तो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो ये देखा गया कि इसमें से बहुत कम, ठीक है, बहुत कम मतलब ये कि हो सकता है कि अगर मैं 12,000 अल्फा पार्टिकल पास करूं तो उसमें से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो बिल्कुल 180 डिग्री से बेंड हो रहा था। मतलब अब देखो, वो फ्यू अल्फा पार्टिकल में यहां इस तरफ वाले भी थे कि यहां से बेंड होके पीछे की तरफ भी गए होंगे। ठीक है, पर ये जो ऑब्जर्वेशन है, यानी कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो यहां से टकराए और बाउंस होके वापस पीछे आ गए। ठीक है, और ये ऐसा था कि ये प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि 12,000 अल्फा पार्टिकल पास करेंगे तो उसमें चांस है कि एक अल्फा पार्टिकल ऐसा बिहेवियर दिखाएगा। ठीक है, यानी कि अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, 1 ऑफ 12,000, काफी बुक्स में 20,000 भी दिया है। ठीक है, 1 ऑफ 12,000 गॉट 180 डिग्री रिवर्सल इन पाथ, अपने रास्ते से बिल्कुल 180 डिग्री मतलब बाउंस बैक होके पीछे आ गए। ठीक है, ये यहां पर तीसरा ऑब्जर्वेशन था। अब हम इनका जो एक्चुअल इसकी वजह से एटम के बारे में जो चीज समझ आई वो हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यानी इससे क्या इन्फरेंस, क्या कंक्लूजन निकाला गया वो हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। राइट, तो अगर मैं ये देखूं, अब हम जूम करके देख रहे हैं उसी चीज को, जो गोल्ड फॉइल था उसको हम एकदम क्लोज व्यू कर रहे हैं, और मान लो कि इसके अंदर इतना थिन होने के बाद भी, ठीक है, काफी एटम के लेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, मैं फिर भी कम दिखा रहा हूं, 3 लेयर दिखा रहा हूं, ऐसे कम से कम मतलब काफी सारे इसमें लेयर्स होंगे, कम से कम 7-8 लेयर्स भी आप मान सकते हो कि इतने लेयर्स एटम्स के इसके अंदर रहेंगे, इतना थिन होने के बावजूद। ठीक है, सोचो एटम्स कितने छोटे होते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे ही, दिस इज ए गोल्ड फॉइल, ये हमारा वो गोल्ड फॉइल है। गोल्ड का साइंटिफिक नेम क्या है, ऑरम, राइट, तो उसका सिंबल क्या होता है, इट इज AU। ओके, तो अब ये देखा गया कि अगर ये गोल्ड के एटम्स हैं और अगर ये एग्जैक्टली ऑब्जर्वेशन मतलब हमको मिल रहा है, तो रुदरफोर्ड ने ये बताया कि अगर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को देखा जाए कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डिविएशन के ये इस फॉइल से पास हो जा रहे हैं, इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि एटम जो है उसमें बहुत सारा खाली जगह है, बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है। ऐसा नहीं कि एटम भरा हुआ है। ठीक है, एटम कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस एंड बिकॉज ऑफ विच इतने लेयर्स होने के बावजूद ये इतने सारे अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डिविएशन के निकल जा रहे हैं। तो पहला जो कंक्लूजन निकाला गया वो यही था, ठीक है, कि एटम कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, मतलब एटम के अंदर बहुत सारा जगह जो है वो क्या है, वो खाली है। ठीक है,
लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। और दूसरा जो यहां पर बात जो हमको ऑब्जर्वेशन में मिला कि अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड बाय मेकिंग स्मॉल डिविएशन, यानी कि जो थोड़े मोटे अल्फा पार्टिकल्स यहां पर छोटे मोटे डिविएशन बना के और डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इससे क्या साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ चार्ज है जो क्या कर रहा है, इन अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल कर रहा है ना, या डिविएट कर रहा है। तो यानी इससे ये पता चला कि कुछ ऐसा स्पेस है एटम के अंदर जहां पर एक पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन है जो एक्चुअली इन अल्फा पार्टिकल, जो कि एक हैवी पार्टिकल हो सकते हैं, इनको रिपेल कर रहा है। अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है ना, किसी इलेक्ट्रॉन से तो काफी हैवी होगा, राइट, फिर भी यहां पर वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, डिविएट हो रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट है जहां पर काफी सारा मास और पॉजिटिव चार्ज है। और तीसरा जो ऑब्जर्वेशन है वो क्लियर कर देगा कि क्या है एग्जैक्टली वो मास और उसका लोकेशन कहां होगा। तीसरा बात ये बताया गया कि अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल गॉट डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री रिवर्सल। मतलब क्या, देखो कि एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहां पर ये अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं और बाउंस होके वापस आ रहे हैं। अब मैंने बताया कि अल्फा पार्टिकल कोई हल्के पार्टिकल्स नहीं है सब एटॉमिक की दुनिया में, है ना, वो एक न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस काफी हैवी होता है। तो यानी ये जो अल्फा पार्टिकल है जो ऑलरेडी एक हैवी पार्टिकल है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की लेवल में, ठीक है, तो वो अगर बाउंस होके वापस आ रहा है, मतलब एक हैवी पार्टिकल बाउंस होके वापस आ रहा है, मतलब जिससे वो टकराया वो कितना हैवी होगा, ठीक है, और उस वहां पर क्या होगा कि इतना बड़ा रिपल्शन हुआ। तो अब इससे ये कंक्लूड हुआ कि एटम का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है और सारा जो मास है वो किसी एक पॉइंट पे, है ना, लोकेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड है। और लॉजिकली देखा जाए तो एक स्फीयर का वो पॉइंट कहां हो सकता है, तो ऑब्वियसली वो कहां हो सकता है, उसके सेंटर की तरफ, है ना। तो यहां पर जो फाइनल और जो सबसे मेन कह सकते हो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि एटम्स, या कहो तो होल मास, द होल मास एंड पॉजिटिव चार्ज of atom is located in very small volume at its center। और इस सेंटर को क्या नाम मिला, रुदरफोर्ड ने इसको नाम दिया न्यूक्लियस। इसके लिए न्यूक्लियस का डिस्कवरर हम रुदरफोर्ड को मानते हैं, ठीक है। और जो आखिरी चीज इसमें अपने से जो ऐड करी गई, नेचर को ऑब्जर्व करते हुए, फिजिक्स इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ नेचर, तो नेचर को ऑब्जर्व करते हुए, हमारे सोलार सिस्टम को, हमारे प्लैनेटरी सिस्टम को ऑब्जर्व करते हुए ये कहा रुदरफोर्ड ने कि ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र होता है वो इलेक्ट्रॉन्स कहां पर होंगे एग्जैक्टली। तो वो तीसरा ऑब्जर्वेशन ये बताया गया कि जो पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस है, ठीक है, उस न्यूक्लियस जो पूरा पॉजिटिव चार्ज और मास कंटेन करता है, उस हैवी न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज बताई रुदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जैसे हमारे सोलार सिस्टम में होता है, उस चीज को ऑब्जर्व करके, अपने एक्सपेरिमेंट से नहीं, ये चीज को ऑब्जर्वेशन से बताया गया, नेचर की ऑब्जर्वेशन से। इसके लिए इस मॉडल को, रुदरफोर्ड के मॉडल को एटम के प्लैनेटरी मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्या 3 ऑब्जर्वेशंस से कंक्लूजन निकले, क्या फाइनल इन्फरेंस निकला। पहला है एटम कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। एटम का ज्यादातर स्पेस कैसा है, खाली है, ठीक है। अगर आप एटम का वॉल्यूम को न्यूक्लियस की वॉल्यूम से कंपेयर करोगे तो एटम अगर एक 5 किलोमीटर के रेडियस वाला एक बड़ा स्फीयर अगर मानो, तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना छोटा है, देखो, इट इज ऑब्वियसली मतलब कहो तो एक क्रिकेट बॉल की साइज का उसका न्यूक्लियस हो सकता है ना, मतलब अराउंड कितना 2.5 सेंटीमीटर का उसका रेडियस हो सकता है, इतना छोटा हो सकता है न्यूक्लियस। तो सोचो एटम का ऑलमोस्ट पूरा मास कहां पर है, न्यूक्लियस के अंदर, है ना, ऑलमोस्ट पूरा हैवी जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन है मास का और चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का, वो सेंटर में है। इतना एक कंपैरिजन ऐसा नहीं कि एटम 5 किलोमीटर का रेडियस वाला है
है ना, हम कंपेयर करें कि एटम और न्यूक्लियस का वॉल्यूम एकदम इनकम्पेरेबल, बहुत छोटा न्यूक्लियस होता है एटम के साइज के कंपैरिजन में। तो एटम कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, ठीक है। दूसरी बात क्या निकल के आई, द होल मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज लोकेटेड इन अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट एटम, और उस स्मॉल पार्ट को क्या बोला, न्यूक्लियस। यानी ये वो पार्ट है जहां पर सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा मास एटम का, ऑलमोस्ट सारा मास लोकेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड है। और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, जो ऑलमोस्ट जिनका मास समझो कि नेग्लिजिबल ही होता है, वो पार्टिकल्स इस न्यूक्लियस के अराउंड में क्या करते हैं, ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे होते हैं, जैसे हमारे प्लैनेटरी, हमारे सोलार सिस्टम में होता है। तो ये चीज रुदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बताई, ठीक है। और अब फाइनली इसमें, इस मॉडल में क्या ड्रॉबैक निकला वो भी हम देख लेते हैं, एंड उसके बाद जो नील बोर ने उस ड्रॉबैक को कैसे सॉल्व किया उस चीज को भी हम देख लेंगे उनके मॉडल में, ठीक है। तो रुदरफोर्ड के जो एटॉमिक मॉडल है, इसमें रुदरफोर्ड ने क्या बताया कि न्यूक्लियस जो है, जो एटम का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, इस न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, मान लो कि ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ओके। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। क्या है ये, चार्ज्ड पार्टिकल्स है, ठीक है। और जब चार्ज पार्टिकल अगर यहां पर एक मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, और भले ही मान लो कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो, तब भी एक दिक्कत हो सकती है। एक साइंटिस्ट थे मैक्स प्लैंक, ठीक है। तो मैक्स प्लैंक ने अपने प्लैंक थियरी में यह बताया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करे, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन करता है, तो वो ना एनर्जी लूज करता है। इस वजह से इट विल लूज एनर्जी, ठीक है। कौन सी फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, ठीक है, वो एनर्जी लूज करता है, ओके। तो यहां पर दिस वाज गिवन बाय प्लैंक, है ना। प्लैंक्स थियरी में ये चीज बताई गई थी कि व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट्स इट लूजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये चीज आपको आगे पढ़नी है 9th में, इसके बारे में हमको इतना डिटेल में नहीं जाना, पर ये चीज याद रखो। ये ड्रॉबैक में रुदरफोर्ड के हम ड्रॉबैक को डिस्कस कर रहे हैं। ड्रॉबैक यानी क्या, जो लिमिटेशन आया कि भैया इन्होंने मॉडल तो दे दिया पर उसमें क्या कमियां है, क्या डिसएडवांटेज है, वो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैक्स प्लैंक ने ये बताया कि व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट्स इट लूजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी लूज करेगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, भले ही अगर वो कांस्टेंट स्पीड से ये मोशन कर रहा है, फिर भी आप देखो हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब हमको पता है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो इसमें इसको कांस्टेंट होने के लिए, वेलोसिटी कांस्टेंट होने के लिए उसमें दोनों चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। यहां पर अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, लेकिन जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। मतलब यहां पर लॉजिकली क्या हो रहा है, द वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, इट इज चेंजिंग ऑलवेज, राइट। कभी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता, बिकॉज डायरेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए वेलोसिटी कांस्टेंट होने के लिए, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। और यहां पर देखो डायरेक्शन लगातार क्या हो रहा है, टेंजेंशियली वो चेंज ही होता जा रहा है। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है यानी क्या, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो यानी क्या, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटिंग, और प्लैंक थियरी के हिसाब से जब भी कोई इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, राइट, तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है। चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो क्या करेगा, वो एनर्जी लूज करेगा, यानी कि इसमें से लगातार रेडिएशंस निकल रहे होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रहे होंगे, जिससे क्या होगा, जिससे इसका जो एनर्जी है वो खुद का एनर्जी कम होते जाएगा। अगर कोई चीज अपने अंदर से एनर्जी एमिट कर रही है तो क्या होगा, ईएम वेव्स अगर एमिट कर रहे हैं तो इनका खुद का एनर्जी कम होते जाएगा, और अगर इसका खुद का एनर्जी कम हो रहा है तो इसका रेडियस धीरे धीरे छोटा होते जाएगा, एंड विद इन सम टाइम इट विल मूव इनसाइड द न्यूक्लियस। और ये सम टाइम मतलब एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में
इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, स्पाइरल पाथ फॉलो करके वो न्यूक्लियस में चला जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो रही है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएशन एमिट कर रहा है। और ऐसा अगर है तो कोई भी एटम जो है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए एग्जिस्ट करेगा, यानी वो स्टेबल नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि एटम्स जो है, कोई भी चीज है ना, ऐसा तो नहीं खत्म हो जाती है, क्वाइट स्टेबल है। तो यानी एटम्स हम जानते हैं कि बहुत स्टेबल हैं। तो इस चीज का जो एक्सप्लेनेशन है मैक्स प्लैंक के थियरी से, रुदरफोर्ड का एक्सप्लेनेशन फेल हो रहा है। इस चीज को रुदरफोर्ड का मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर रहा, इसलिए हमने यहां पर क्या किया, हमने अगला मॉडल नील बोर का, ठीक है, सामने आया, जिसमें ये जो ड्रॉबैक है ये चीज भी क्लियर कर दिया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मॉडल है एटम का वो बताया नील बोर ने अपने बोर्स एटॉमिक मॉडल में। ठीक है, वैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल माना जाता है। ठीक है, इसमें काफी सारी डेप्थ है, काफी सारी डिटेल्स हैं, पर हमको 9th में उतना डिटेल में नहीं जाना। हमको जो बेसिक पॉस्टुलेट्स है, बेसिक जो पॉइंट्स है, वही यहां पर हमको डिस्कस करनी है। तो नील बोर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो बेसिक बातें हैं वो तो है ही, मतलब प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम इज concentrated at the center, and electrons which are negatively charged they revolve around the nucleus in different orbits। ठीक है, तो इसमें मैं सीधे वो पॉइंट्स लिखता हूं। electrons which are obviously negatively charged revolve around the nucleus in various orbits। ठीक है, और ये किसी भी रैंडम ऑर्बिट्स में नहीं घूम सकता। ठीक है, ये ऑर्बिट्स ऐसी होती हैं जिनको डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहा गया। ठीक है, या फिर इनको स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहा गया। मतलब ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन्स जब उन ऑर्बिट्स में घूमेंगे, उन ऑर्बिट्स को नाम भी दिया नील बोर ने। ठीक है, सो इफ दिस इज अ न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, इसको के शेल बोला गया। ठीक है, के यानी क्या, इट इज फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमने नाम दिया के। ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट को नाम मिला एल, फिर उसके बाद एम, फिर उसके बाद एन एंड सो ऑन। तो यानी फर्स्ट ऑर्बिट इज के ऑर्बिट या के शेल, सेकेंड इज एल, फिर एम, फिर एन। अब इलेक्ट्रॉन्स जब इन ऑर्बिट्स में घूमते हैं तो दे डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी। ये ऐसे एनर्जी लेवल्स है, ऐसी ऑर्बिट्स है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जब घूमेंगे तो वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे एज फार एज जब वो उस ऑर्बिट में है। एनर्जी कब रेडिएट करेंगे, जब वो किसी एक ऑर्बिट से किसी हायर ऑर्बिट से किसी लोअर ऑर्बिट में जा रहे हैं, उस ट्रांजिशन में वो एनर्जी रेडिएट करते हैं। पर ये चीज हमको 9th में डिस्कस नहीं करनी। ठीक है, तो आपको बस फिलहाल यहां पर यही याद रखना है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स and those orbits are called discrete orbits, and while revolving in those discrete orbits, ठीक है, while revolving in these orbits, electrons do not radiate any एनर्जी। यस, यहां पर आपको एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा, और एग्जैक्टली वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का जो डिफरेंस है ये भी समझ में आएगा। और ये जो पार्ट है ना, ये आपको 9th के बाद यानी 10th में 11th में बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा आपको ये यूजफुल होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इनिशियल 20 एलिमेंट्स लिखे हैं जो आपको वैसे भी याद करने हैं, और वो भी लाइन से। ओके, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, तो यहां पर अब जो मैंने इसको ऑर्डर में लिखा है ना, जो ये 1 2 3 4, भले ही आप इसको सीरियल नंबर समझो या इसका एटॉमिक नंबर, बात एक ही होगी। यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, ऐसे ही आर्गन का 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। ये आपको लाइन से जो भी नंबर्स दिख रहे हैं वो उनके एटॉमिक नंबर्स ही हैं। ओके,
तो आपको इसलिए इसको लाइन से याद करना जरूरी होता है। अब इसमें एटॉमिक नंबर यानी क्या है वो देख लेते हैं। ओके, वैसे हमने जो यहाँ पर इस चैप्टर का डिस्क्रिप्शन देखा है, जो बाकी पिछले वीडियोस है उसके अंदर हमने एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, ये सारी चीजें डिस्कस करी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो भैया उसको देख लीजिए। यहाँ पर मैं वैसे आपको एटॉमिक नंबर के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद एटॉमिक नंबर। अच्छा, एटॉमिक नंबर लेटर, इसको Z लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और वैसे एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन्स या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसी नंबर को एटॉमिक नंबर कहा जाता है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, जो कि पॉजिटिव होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स present in atom of given element, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। जैसे अब यहां पर जब मैंने बोल दिया कि इनका एटॉमिक नंबर्स लिखा हुआ है, तो आप अब डायरेक्टली जान सकते हो कि भाई फास्फोरस 15 नंबर पे आ रहा है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर 15 है, यानी उसमें 15 इलेक्ट्रॉन और 15 प्रोटॉन्स होंगे, है ना। वैसे ही आप क्लोरीन देख सकते हो, 17th पे आ रहा है, मतलब क्या 17 उसका एटॉमिक नंबर है, यानी क्या उसके अंदर 17 प्रोटॉन्स और 17 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ओके, तो जैसे उसी में से हम एग्जांपल तो भाई इतने सारे दे ही दिए गए, तो एटॉमिक नंबर नहीं। आगे इसके बाद देखते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। अब जैसे यहां पर जो भी एलिमेंट्स हैं, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, इन सब का है ना हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी क्या होता है, यानी इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। अब इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है कि न्यूक्लियस के अराउंड में ऑर्बिट्स में, अलग अलग ऑर्बिट्स में घूमते हैं, जैसे सन के अराउंड में प्लैनेट्स घूमते हैं, राइट। तो वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, पर हमको ये नहीं पता फिलहाल कि कौन सी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला चलता है, याद रखना, 2n²। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मतलब याद रखना। दिस गिव्स यू द फॉर्मूला, इट इज अ फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी। कोई भी ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा वो इस फॉर्मूला से, सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी, याद रखना है, ठीक है। तो अब इससे क्या पता चलता है वो भी देख लो। जैसे अगर n की जगह मैंने 1 पुट किया, ये कब पुट करूंगा, ये फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, यानी कि पहला जो ऑर्बिट है किसी भी एटम का, वो कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। देखो फॉर्मूला क्या है, 2 × n² है, राइट। तो n की जगह 1 है, तो ये हो जाएगा 2 × 1², दैट इज 2 × 1 कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो याद रखो पहला ऑर्बिट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, किसी भी एटम का हो, ठीक है। वैसे ही अगर सेकेंड ऑर्बिट है तो n को 2 पुट कर लो, यानी कि किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उसका सेकेंड ऑर्बिट या सेकेंड शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है, n की जगह इस फॉर्मूला में 2 डाल दो, दैट इज 2² कितना हो गया, 4, यानी 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो यानी सेकेंड ऑर्बिट के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी कितनी हो गई, 8। ऐसे ही आप n = 3 पुट करोगे, राइट, फॉर थर्ड ऑर्बिट कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2 × 3², 3² 9 है, 9 2 18, है ना। तो थर्ड की कैपेसिटी हो गई कि ज्यादा से ज्यादा वो 18 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, और फोर्थ कैन होल्ड 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये आप करते जाओगे तो आपको ये चीज मिलती जाएगी, राइट। तो यहां पर अब हम जो है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का यहां लिख सकते हैं। वैसे हम यहां पर सोडियम से ट्राई कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स है ना। पहले ऑर्बिट में 2 भर जाएंगे, तो वो हम लिख देते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 फिल हो जाएंगे। बचे कितने, 11 में से 2 गए, 9 बचे, राइट। अब 9 क्या हम सेकेंड ऑर्बिट में लिख सकते हैं क्या, 9 इलेक्ट्रॉन। देखो सेकेंड की कैपेसिटी है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, तो यानी सेकेंड की कैपेसिटी भर जाएगी जैसे उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा थर्ड में, यानी 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया 281 फॉर सोडियम। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, राइट।
अगला देखो मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम के पास कितना एटॉमिक नंबर 12 है, यानी 12 इलेक्ट्रॉन्स है। 12 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, 10 हो गए, बचा 2, वो तीसरे में आ जाएगा। सो 2 8 2। ऐसे एल्यूमिनियम का है 13, तो ये हो जाएगा 283, है ना। सिलिकॉन का है 284, यहां हो जाएगा 285, ठीक है। ऐसे ही आप यहां तक तो भर ही सकते हो। इसका हो जाएगा 18 है, 288 होगा, राइट। क्लोरीन का 287, सल्फर का 286, पोटेशियम का वैसे आ सकता था 2, 8 और 9 लिख सकता था मैं, क्योंकि थर्ड की कैपेसिटी तो भाई 18 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो 9 तो आ ही सकते हैं। पर एक्चुअली क्या हो जाता है ना कि पोटेशियम इससे ज्यादा स्टेबल, मतलब अगर ये ऑर्बिट में काफी इलेक्ट्रॉन्स होते, मतलब 16-17 तक होते, तो वहां पर लिख सकते, देखिए अब उस हिसाब से। पर एक्चुअली ये जो 18 की कैपेसिटी है उसमें बहुत कम, 18 की मतलब ऑलमोस्ट हाफ के आसपास ये आ गया ना, तो इसलिए क्या है ना, यहां पर इससे ज्यादा स्टेबल, ये 289 से ज्यादा स्टेबल अपने आप को 2881 में पाता है ना। केमिकल से अपना अपना नेचर है, ओके। और कैल्शियम भी 2810 रख सकता था, बिकॉज थर्ड की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स की, तो 10 तो आ ही सकते हैं, पर क्योंकि 18 से वो नंबर बहुत कम है, इसलिए यहां पर भी 2882 हो जाता है। वैसे ही आप यहां पर लिख सकते हो नियॉन का 10 है, यानी 2 और 8 हो जाएगा। फ्लोरीन का हो जाएगा 2 और 7, है ना। ऑक्सीजन का हो जाएगा 2 6, इसका नाइट्रोजन का हो जाएगा 2,5, कार्बन का हो जाएगा 2,4, बोरॉन का हो जाएगा 2 और 3, बेरिलियम का हो जाएगा 2 और 2, लिथियम का हो जाएगा 2 और 1, हीलियम का हो जाएगा 2 और हाइड्रोजन का हो जाएगा ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यानी कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। जैसे 8 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले में 2 आ गए, थर्ड में जो 8 की कैपेसिटी है तो 6 बचे हैं, तो 6 आ जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग ऑर्बिट्स में कैसे होगा वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद इनके एटम्स भी आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि सपोज मेरे को क्लोरीन ड्रॉ करना, तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया क्लोरीन, ओके। फर्स्ट ये मान लो न्यूक्लियस बना दिया उसका, पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दिखा दिए 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑर्बिट की कैपेसिटी कितना है, कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और थर्ड में कितना दिख रहा है आपको, 7। तो यहाँ पर थर्ड ऑर्बिट बना देते हैं, उसमें आ गया 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। और वैसे ही अगर मैं चाहूं तो मैं सोडियम का भी ड्रॉ कर सकता हूं, है ना। सोडियम में देखो 281 है, तो आई कैन राइट, उसका भी मैं पहले न्यूक्लियस बना दूं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, है ना, ये हो गया 7 और 8, और तीसरी ऑर्बिट में कितना है भैया, देखो 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हमने सोडियम का भी एटम बना दिया और क्लोरीन का भी एटम बना दिया, राइट। तो आप ऐसे सभी का ट्राई कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर जो देखो एटॉमिक नंबर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, अब बनाना है हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत सिंपल है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंपल है कि देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट को ना, इस ऑर्बिट को वैलेंस ऑर्बिट या वैलेंस शेल कहा जाता है। तो वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, यानी सिंपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो देखो इसका कितना हो गया 1 सोडियम का, इसके आउटर मोस्ट में 2 है मैग्नीशियम का, है ना। एल्यूमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 3, सिलिकॉन का हो गया 4, इसका हो गया 5, यहाँ पर हो गया 6, यहाँ हो गया 7, यहाँ 8, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यानी बहुत सिंपल है। आउटर मोस्ट में देखो हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट है, तो वो जो भी है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। सो आउटर मोस्ट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ओके। अब यहाँ से हम इसको वैलेंसी भी बना लेंगे, निकाल लेंगे। पर एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने इसके ऊपर मतलब वीडियो बनाया है कि भाई टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, ये रिएक्शन में देखो कुछ एलिमेंट्स केमिकली स्टेबल होते हैं, कुछ अनस्टेबल। तो ये स्टेबल अनस्टेबल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, ये सब कुछ मैंने चैनल पे बना रखा है, ये आप देख सकते हो। और एक पूरी सीरीज है बेसिक केमिस्ट्री की, वो भी आप चाहिए तो जाके आप चैनल पे चेक कर सकते हो।
4 या 5 वीडियोस हैं उसके अंदर बेसिक केमिस्ट्री वाले, वो देख सकते हो। और इसके अलावा टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स है ना, कंपाउंड फॉर्मेशन के टाइप्स के बारे में, आयोनिक, कोवैलेंट, ये सब कुछ दिया हुआ है। आप जाके चैनल पे उस चीज को चेक कर सकते हो। फिलहाल हमारा जो एक पार्ट बचा है वो हम देख लेते हैं, वैलेंसी। तो वैलेंसी यानी, वैसे डेफिनेशन के हिसाब से वैलेंसी यानी क्या होता है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स, यानी किसी भी एलिमेंट का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है उसको हम क्या कहते हैं? वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी से क्या मतलब निकलता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी को और लॉजिकली देखो तो क्या है कि कोई भी एलिमेंट रिएक्शन करने की कितनी चाहत रख रहा है उसको वैलेंसी से नापा जा सकता है। और वो कैसे निकाल सकते हैं वैलेंसी? अब जैसे मान लो कि सोडियम है, क्लोरीन है आमने सामने, यहाँ पर देखो जब ये दोनों, देखो केमिकल्स को स्टेबल बनना है तो या तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट फर्स्ट है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर बाकी कोई भी ऑर्बिट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट है, यहाँ पर भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट है, तो इसके लिए क्या केमिकल स्टेबिलिटी का रूल क्या है कि भैया आपके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ऑक्टेट। ठीक है, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, इन सब के लिए कैपेसिटी तो भाई बहुत सारी की है, लेकिन मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन में वो स्टेबल मानते हैं अपने आप को। तो वैसे थर्ड की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की है, पर ये 8 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल हो सकता है। तो सोडियम जो है यहाँ पर क्लोरीन से रिएक्शन करने जाता है और वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को यहाँ दे देता है, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे देखो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका ऑर्बिट का झंझट खत्म, और ये देखो इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी आ गई, यानी इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। और आप देखोगे तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक आ गया, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इससे दोनों स्टेबल हो जाते हैं, पर ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन कम होने से यहाँ एक प्लस चार्ज जुड़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज है, माइनस निकल गया तो एक पॉजिटिव ऐड हो जाता है, और यहाँ पर एक माइनस ऐड हुआ है, इसके लिए ये नेगेटिव। सो दिस इज कॉल्ड सोडियम कैटायन बन जाता है, कैटायन यानी पॉजिटिव आयन, और ये क्लोराइड का एनायन बन जाता है, एनायन यानी नेगेटिव आयन। और अपोजिट चार्ज होने की वजह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ जाते हैं और ये NaCl का कंपाउंड या मॉलिक्यूल नमक का फॉर्म हो जाता है, जो हम घर पे नमक खाते हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पर वैलेंसी क्या है, आप देख सकते हो सोडियम ने क्या किया, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट में, इसके ऑक्टेट होने के चांस क्या थे कि भैया या तो तुम 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दो, डोनेट कर दो, या तो कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन मंगा लो ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इसके लिए आसान क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो सोडियम की वैलेंसी क्या हो गई, सोडियम की वैलेंसी हो गई 1। क्लोरीन को भी देखो, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स था, ये 7 दे सकता था या तो 1 मंगा सकता था। ऑब्वियसली 1 मंगाना ज़्यादा इजी था 7 देने की कंपैरिजन में, तो इसका भी वैलेंसी क्या हो गया 1। ठीक है, तो यानी अब बहुत आसानी से मैं यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इन सब का हम वैलेंसी लिख सकते हैं। देखो कैसे, सोडियम के पास 281 था, मैग्नीशियम के पास 282 था, एल्यूमिनियम के पास 283, सिलिकॉन 284 है ना, फास्फोरस 285, सल्फर 286, क्लोरीन 287, आर्गॉन इज 288। तो आप देख सकते हो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा इजी था, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई 1। सो दिस इज वैलेंसी जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना। 7 लेने से ऑक्टेट पूरा करने के मुकाबले 1 देना इजी था। मैग्नीशियम को भी 2 देना है या तो 6 लेना है 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए, 2 दे देगा तब भी यहाँ पर देखो सेकेंड ऑर्बिट में ऑक्टेट पूरे हो जाएंगे, थर्ड ऑर्बिट खत्म हो जाएगा, या तो अगर कहीं से 6 मंगा ले तो भी हो सकता है, 2 + 6 8 हो जाएगा। पर आसान क्या है इसके लिए 2 देना, इसकी भी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2। यहाँ पर 3 दान करो या तो फिर 5 एक्सेप्ट करो, आसान है 3 दान करना, वैलेंसी हो जाएगी 3। सिलिकॉन में कुछ भी करो, शेयर करो, गेन करो, डोनेट करो, 4 ही रहेगा वैलेंसी, टेट्रावैलेंट हो गया। फॉस्फोरस में देखो 5 डोनेट या फिर 3 एक्सेप्ट, तो यहाँ पर 3 एक्सेप्ट इजी होता है। वैसे हम फॉस्फोरस में 3,5 दोनों वैलेंसी लिखते हैं, काफ़ी टाइम वो डोनेट भी करता है। ठीक है, सिलिकॉन में गिविंग 6 इलेक्ट्रॉन और टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लेने से भी 6 + 6 + 2 8 हो जाएगा और 6 देने से भी
ये सेकेंड ऑर्बिट आउटर मोस्ट ऑर्बिट बन जाएगा जहां ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना। सो इजियर इज टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर वो एक्सेप्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी मोस्टली एक्सेप्ट ही कर रहा है ना। इस वाले में देखो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना आसान था, देखो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, सो वैलेंसी वाज 1, और यहाँ पर ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा है तो वैलेंसी क्या हो गई 0, यानी जो ऑलरेडी स्टेबल है उसकी वैलेंसी 0 रहेगी, याद रखना। तो 1 से 4 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी, और उसके आगे वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे यहाँ पर सल्फर में देखो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6, तो कितना हो गया वैलेंसी 2, राइट। तो ये चीज समझ लो। और देखो जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में या इस सीरीज में हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट में, पर उसको फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कितनी कैपेसिटी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ड्यूप्लेट का स्टेबिलिटी होना चाहिए, तो एक है तो यानी एक और चाहिए होगा, तो वैलेंसी उसकी 1 होती है हाइड्रोजन की। हीलियम की अगर हम बात करें तो वहां पर ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ही स्टेबिलिटी चाहिए होती है, मतलब हीलियम इज ऑलरेडी स्टेबल। आप यहाँ पर देख सकते हो हीलियम ऑलरेडी स्टेबल है, नियॉन भी देखो ऑलरेडी स्टेबल है, आर्गॉन भी यहाँ पर ऑलरेडी स्टेबल है। तो जो स्टेबल एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी 0 होती है और वो कोई केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है। और जिनकी वैलेंसी 0 नहीं है दे विल ऑब्वियसली पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। और वैलेंसी भी देखो 0 को छोड़ के जितनी कम वैलेंसी होगी, जैसे यहाँ पर 4 3 2 1, तो ये 1 वाला ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा 2 की कंपैरिजन में या 3 की कंपैरिजन में। वैलेंसी जितनी कम रहेगी 0 को छोड़ के, 1 है तो बहुत मतलब रिएक्टिव है, 2 है तो थोड़ा कम, 3 है तो और कम, 4 है तो और कम। तो इस चीज़ को समझ लो। ओके, काफ़ी कंसेप्ट जो है इससे आपकी केमिस्ट्री के क्लियर होते हैं। आप ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा, और इसके अलावा मैंने और भी जो वीडियोस बताए हैं बेसिक केमिस्ट्री के वो आप देख सकते हो। थोड़े पुराने वीडियोस हैं पर आपको नॉलेज फुल पैक मिलेगा, ये तो भाई उसमें श्योर है। और इस चैप्टर का और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का सारा वीडियोस क्रिएट किया हुआ है, आप जाके थोड़ा प्लेलिस्ट को चेक करिए। बस आप कमेंट सेक्शन में बताते रहते हो, लेकिन प्लेलिस्ट को आप चेक करो, आपको सारे मिल जाएंगे। और इसके अलावा कोई और डाउट हो, कुछ और पॉइंट्स हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।